बस चलिए. सो फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर डूइंग टुडे इज डिमांड. अगर हम लोग स्टार्ट करें डिमांड के बारे में, फर्स्ट कम्स द डेफिनेशन ऑफ डिमांड. अगर आप मेरे साथ बिगनिंग से पढ़े हैं तो मैंने आपको बोला था डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ये हमारा डेफिनेशन ऑफ डिमांड है. अग्री करते हैं? अब अगर आप बुक पढ़ें, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लास्ट मोमेंट विल रीड द टेक्स्ट एंड दे वोंट फाइंड दिस एग्जैक्टली रिटन. सो डिजायर जो वर्ड है वो आ जाता है विलिंगनेस, और परचेजिंग पावर पे बात किया है वो लोग वर्ड यूज किया है अबिलिटी. अग्री करिए, एक ही बात है. एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. सो फॉर एग्जाम्पल सोच के देखिए, अगर आपको कोई कमोडिटी है जिसके पैसे आपके पास हैं, खरीदना भी है, पर उसका प्राइस वो जस्टिफाई नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव एम्पल मनी बट यू डोंट थिंक दैट दिस फोन शुड बी 60,000. ये एग्जाम्पल मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को आईफोन के बारे में ऐसा ही लगता है. मतलब नॉट ट्राइंग टू बोस्ट और एनीथिंग, आई कैन डेफिनेटली अफोर्ड एन आईफोन, बट आई डोंट थिंक दैट आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल फोन. But I think 1 lakh rupee for that phone is not the correct price for it, for me. So that means for it to be demand, it's not just I should have the money and the desire, the price at it is being sold also should be justifiable for me for that particular period of time. आज हो सकता है नहीं है, बाद में हो. So इसीलिए time, price, purchasing power, desire. Why am I telling you this? Is because MCQ questions में ये चारों element होगा तब जाके demand बनेगा. For it to be demand, all 4 elements and components should be satisfied. Only then you would call it demand. The next thing that you do in this chapter, अगर हम लोग बुक से ही जाएं, is types of demand. Types of demand में अगर आपको याद हो, पहला आता है इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट. कैसे डिफरेंशिएट करते हैं क्रिश अपने इसको? इकोनॉमिक यूनिट. इकोनॉमिक यूनिट बोलिएगा, हाउस होल्ड ठीक है. हाउस होल्ड बोलते हैं तो मार्केट को भी रेफर किया जा सकता है, बिकॉज इट्स अ होल हाउस होल्ड. सो द सेफेस्ट थिंग इज व्हेन यू से वन इकोनॉमिक यूनिट, एंड व्हेन यू से मोर देन वन इकोनॉमिक यूनिट, अ हाउस होल्ड, अ फैमिली, अ कंट्री, अ स्टेट, अ सिटी. वॉट इफ यू आर लुकिंग एट वन पर्सन एंड कंपेयर टू द हाउस होल्ड? हाउस होल्ड का मतलब आप समझते हैं ना, पूरा घर, और एक कंज्यूमर. कंज्यूमर इंडिविजुअल हुआ. हाँ, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं व्हेनेवर दे विल यूज द वर्ड हाउस होल्ड, इट विल बी ऑलवेज कंपैरिजन टू व्हाट? हाउस होल्ड कंपैरिजन टू एरिया, एरिया कंपैरिजन टू स्टेट, स्टेट कंपैरिजन टू कंट्री, कंट्री कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंट. तो इसीलिए जब भी आप एक्सप्लेन करें इंडिविजुअल डिमांड को एक इकोनॉमिक यूनिट बोले, कंज्यूमर नहीं. और मोर देन वन इकोनॉमिक यूनिट मार्केट होगा. देन यू कैन गिव एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर वन हाउस होल्ड एज कंपेयर टू द होल स्टेट और सिटी और द कंट्री इज इंडिविजुअल, एज द अदर इज मार्केट. देन वी हैव समथिंग एज एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट. मैक्रो में कल इसको लेके और बातें होंगी, अगर आपको याद हो, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. बट इसका रीजनिंग या इसका एक्सप्लेनेशन ये है दैट इज दिस इज द डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर विच मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड. ये अवेलेबिलिटी पे है. कुछ बच्चों को ये लगता है कि ये ना सिर्फ डिजायर है, नहीं नहीं, ये डिमांड है, टाइप्स ऑफ डिमांड में गिर रहा है ये. सो ऐसा नहीं है कि ये डिमांड नहीं है, कि सिर्फ सोच है, ये प्रॉपर डिमांड है. आपने सोचा 10 टी शर्ट लें, लेकिन आप दुकान में गए और आपने देखा 2 ही अवेलेबल है. सो आपका एक्स पोस्ट डिमांड जो एक्चुअली फुलफिल हुआ, that is 2, whereas your ex ante demand desire backed by purchasing power at a particular price for a particular time was 10. Then we have something which is joint demand, also known as complementary demand. When 2 goods are being demanded together, it is known as joint demand and complementary demand. मेघना, मेरे को इसमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस बिटवीन डिराइव्ड डिमांड एंड जॉइंट डिमांड, क्योंकि बच्चों को लगता है दोनों तो सेम ही है.
But what's the difference? This is a very good explanation and definition. What if they ask us what is the difference between derived? देखो derived demand में भी आप दो चीज मांग रहे हो. When you are referring to two different commodities being demanded as one unit, for example हमको electricity और AC चाहिए. Electricity being purchased from CSC and AC being purchased from Khosla Electronics. Two commodities together working as one. Whereas when I am saying हमको AC के लिए indirectly प्लास्टिक भी चाहिए, कंप्रेसर भी चाहिए, आई एम नॉट स्पेसिफिकली पेइंग फॉर द प्लास्टिक एंड द कंप्रेसर सेपरेटली, बट आई एम पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी सेपरेटली. So when you are demanding the factors of production, the raw material, it is indirectly demanded or derived demand. And when it is two separate goods, that is known as joint demand. इसमें से sir, which of this could be called, प्रियांशु सिर्फ आप आंसर करेंगे, effective demand. क्या होगा? इनमें से एक ही है जो इफेक्टिव डिमांड का नाम कहलाएगा. वेरी गुड आंसर, एक्सपोस्ट. जो एक्चुअली इफेक्टिवली परचेज हुआ, दैट इज इफेक्टिव डिमांड. चलेगा? देन वी हैव, यस, जो एक्चुअली परचेज हो रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि चलिए 10 ठो कचौड़ी खाएंगे, पॉकेट में पैसा है, डिजायर पैसा है, दाम भी ठीक लग रहा है, भूख भी लगा है, दुकान में गए और एक ही कचौड़ी अवेलेबल था, खाए कितना? डिमांड था कि नहीं था? तो फिर दो टाइप का डिमांड हो गया, 10 भी है, एक भी है. 10 एक्स एंटे है, जो सोचे थे, पैसे भी थे, और जो एक्चुअली खरीदे वो एक्सपोज्ड है, इसीलिए उसका नाम इफेक्टिव डिमांड है. फिर आता है हमारा कॉम्पोजिट डिमांड. ये डायरेक्टली बहुत बार अग्री करिए माइक्रो में यूज होता है. कहाँ कहाँ यूज होता है, साथ साथ इसको दूसरे चैप्टर्स में लगाते रहिए. एक तो जब आप एक्सप्लेन करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी, मल्टीपल यूजेस वाला कमोडिटी, ये तब भी काम आता है. वाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, ये उसमें भी काम आता है. सो आज का क्लास इज नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू व्हाट इज कॉम्पोजिट डिमांड. वी आर ट्राइंग टू लिंक इट टू ऑल अदर चैप्टर्स सो दैट व्हेन वी आर फिनिशिंग दिस, आपके मन में कोई डाउट नहीं हो कि अच्छा ये और कहाँ कहाँ हमने इसको पढ़ाई की है. ठीक है? तो कॉम्पोजिट डिमांड का एग्जाम्पल तो आप बोल ही देंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. बुक में शायद सब्सटीट्यूट या सप्लीमेंट्री दिया नहीं है, पर हम लोग पढ़ते हैं. व्हेन टू कमोडिटीज आर कंपीटिंग विद ईच अदर, सब्सटीट्यूट्स, दे आर नोन एज सब्सटीट्यूट या सप्लीमेंट्री डिमांड. टी एंड कॉफी, दो, एक कमोडिटी एक ही है, मतलब हमारे लिए हमको एक लेनी है, पर दो कमोडिटी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं कि हम कौन सी खरीदें. सो दैट काइंड ऑफ अ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज कंपेटिटिव डिमांड. जरूरी क्यों है यशवी ये सब बात करना? 8 मार्क के एमसीक्यू के लिए. उसमें से हम लोग को इनमें से सारे वर्ड्स पता होने चाहिए कि कंपेटिटिव क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है. अब सी बोल के कॉम्पोजिट भी है, तीनों अलग है. कॉम्प्लीमेंट्री, कंपेटिटिव, कॉम्पोजिट. कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? एक डिमांड दूसरे डिमांड को जनरेट कर रहा है. कॉम्पोजिट क्या है? एक ही कमोडिटी का मल्टीपल यूजेस है. कंपेटिटिव क्या है? सब्सटीट्यूट का बात कर रहा है. सो प्लीज बी क्लियर विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. यहां पर आपका टाइप्स ऑफ डिमांड आता है. देन वी डू समथिंग नोन एज फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड. इनके और क्या क्या नाम हो सकते हैं हमको अमृता बताएगी, क्योंकि अब तो हम लोग पढ़ाई के लिए सीख रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान बाढ़ में जाए अभी थोड़ा. वॉट ऑल वेज दे कैन चेंज द क्वेश्चन, बट दे आर आस्किंग द सेम थिंग. मैं एक बताता हूं, दूसरा आप बताना. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स भी फैक्टर्स है, हाँ या ना? मैथ कैसा गया अमृता आपका? अच्छा, डिटर्मिनेंट्स बोल के एक चैप्टर आप पढ़े हैं कभी मैथ में आप लोग? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. डिपेंडेंट है ना? और अगर आपको याद हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन ऑफ डिमांड. जब भी वर्ड फंक्शन आता है ना, रिलेशनशिप होता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिमांड? द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. तो अगर हमको बोला कि व्हाट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स, डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स, दैट इज डिमांड फंक्शन, दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड. पर अगर हमको बोला व्हाट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड. प्लीज क्लियर करिए, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप कैसा है? बोलता है उस पर एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड. बोल रहा हमारा डिमांड और अदर फैक्टर्स और प्राइस मिलाकर कोई रिश्ता है? बोलता हाँ, उसका नाम क्या है? डिमांड फंक्शन.
So what are the factors affecting demand? Determinants of demand, function of demand, all three mean the same. That what are the determinants of demand? अगर आप मेरे साथ पढ़े हैं तो हमने इसको मात्र दो ही पार्ट में तोड़ा है, प्राइस एंड अदर्स. अभी पढ़ाते समय मूवमेंट एंड शिफ्ट कंप्लीट कर लीजिए ताकि एंड में जाके ना करें. प्राइस की वजह से चेंज अगर होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अगर अदर फैक्टर्स में आप 5 बता पाएंगे प्रियांशु जो इंडिविजुअल डिमांड को डिमांड इंपैक्ट करें, और मैं बाकी के फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्केट डिमांड बता दूंगा. प्राइस तो निकल गया सर. सॉरी, आप ना एक्सेप्शन बता रहे हो. मेरा पॉइंट सुनिए. मेरा डिमांड किन किन चीज पर निर्भर है. डिमांड मतलब क्या है? डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर. आपका डिजायर है भैया से पढ़ना, आपको फीस ठीक लग रहा है, पैसा भी है आपके पास, समय भी ठीक है. अब आप हमसे कितना महीना पढ़ेंगे, वो क्या क्या चीजों पे निर्भर है. टेस्ट एंड प्रेफरेंस. और सोचिए भगवान ना करे ऐसा हो कि हमारी इनकम में गिरावट आ जाए, आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ जाए उसकी वजह से, मेरा कंपेटिटर सस्ता हो जाए. तो ये सब में तो मेरा दाम नहीं चेंज हो रहा है. मेरा दाम चेंज हो गया अगर तो वो तो क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मेरा दाम सेम है, हम 1200 लेते हैं, 1200 ही ले रहे हैं. अब क्या हुआ? माजराट ब्रिज गिर गया, आप नहीं आ पाए. अब क्या हुआ? आप अमीर हो गए, आप बोले अब हम महंगा टीचर पे जाएंगे. या आप गरीब हो गए, या एक्सपेक्टेशन आ गया, या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज अ डिबेटेबल पॉइंट. हम उसको एक्सेप्शन मानते हैं, बुक जो है डिटर्मिनेंट मानता है. मैं बुक को ही आज फॉलो करूंगा. बोर्ड के 3 दिन पहले मैं डिविएट नहीं करूंगा, है ना. क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम लोग बोल रहे हैं अदर फैक्टर्स में जाते थे. तो एक तो है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इस पे और बात करेंगे, घबराइए मत. और क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. पहले मार्केट इंडिविजुअल बता रहे हैं. मृदुल बोल रहा है कि भैया वो भी आता है, क्या नाम है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी. वो मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करता है, मतलब एक स्पेसिफिक इंसान का नहीं. ये सब आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, आपका इनकम में परिवर्तन है, तो आपका अकेले का डिमांड चेंज होगा, है ना. आज मेघना के घर में ज़्यादा इनकम होगा, उससे आपकी डिमांड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेघना की डिमांड में फर्क पड़ेगा. तो ये भी इंडिविजुअल डिमांड पे फोकस कर रहे हैं. रिलेटेड गुड्स का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशंस. और प्लीज बुक में बोला है तो इसको ऐसे ही मानिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. बता रहे हैं कौन सा वाला इंडिविजुअल सर? आपको लग रहा है कि ये चीज जो है शो ऑफ के लिए है, तो ये जरूरी नहीं हमको लगे. यश को लगता है कि सबके पास आईफोन है तो हमारे पास भी होना चाहिए. जरूरी है सब उसी लिए आईफोन ले रहा है? हो सकता है किसी को जेन्युइन प्रोडक्ट लगा इसीलिए वो खरीदा. आपका डेमोन्स्ट्रेशन का इंपैक्ट तो आपके ऊपर है ना. यश बोल रहा है कि भैया हम तो फोन लिए क्योंकि फोन में फीचर्स है, पर किसी के लिए आईफोन का वो एप्पल ही इंपॉर्टेंट है, सब लिए तो हमको लेना है. वो इंसान टू इंसान डिफर करेगा. इसीलिए ये 4-5 पॉइंट जो है हम फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड में डालते हैं. बाकी के जो आई थिंक 6 पॉइंट वो हम लोग मानते हैं नहीं. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तो सर इंडिविजुअल में चला ही गया. ये देखिए रहा है एक्सपेक्टेशन, क्लाइमेटिक फैक्टर, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और क्रेडिट फैसिलिटीज. टोटल में 11 डिटर्मिनेंट है प्राइस को लेकर. चलेगा? तो जब आप ये देख रहे हैं, यहां से हमारा शुरू हुआ डिमांड का डेफिनेशन, फिर टाइप्स पे आए, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखे. अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी. प्राइस का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उस पर एक अलग सवाल है, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड.
अ 6 मार्क एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. सो कैसे लिखते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड? फर्स्ट वी स्टेट द लॉ. लॉ स्टेट करने का तरीका क्या है? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स. करेक्ट है. बुक में शब्द डिक्रीज का है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिक्रीज शब्द ना लिखें. फॉल्स सेफेस्ट है. अगर आप और सेफ अच्छा आंसर देना चाहते हैं, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करें, क्योंकि जब भी प्राइस की वजह से चेंज होगा ना, हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे, लेकिन कुछ भी इसका अदर फैक्टर से चेंज होगा तो हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड. मैं इस पे इसीलिए इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके मार्केट इक्विलिब्रियम के चैप्टर में भी काम आएगा. तो आपको मार्केट इक्विलिब्रियम में बताएगा, देखो हम इक्विलिब्रियम पे थे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गया, नॉर्मल कमोडिटी है, तो आपका डिमांड शिफ्ट करेगा राइट पे. अगर मैं बोलूं इनकम ऑफ द कंज्यूमर गिर गया, नॉर्मल कमोडिटी है, तो जब हम पढ़ाएंगे अभी इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाला पार्ट, उसमें 3 पार्ट तोड़ेंगे. पर इसीलिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज फैक्टर्स विल क्रिएट अ शिफ्ट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ शिफ्ट इन डिमांड. On the other hand, here we say a movement along the demand curve. यहां पर हमको मिलता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और वहां पर हमको मिलता है इंक्रीज और डिक्रीज. यहां पर और एक बहुत बड़ा अजम्पशन याद रखिए, when one factor is changing all other factors are constant, है ना. तो मैं 2-3 सवाल बोल रहा हूं, आप डेविड ट्रू फॉल्स में हमको बताएंगे कि ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है कि नहीं. ठीक है. प्राइस फॉल, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, एक्सटेंशन है. पर मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड क्वेश्चन था ये, इसीलिए, नहीं तो मैं पढ़ाता ही नहीं, मैं बिलीव ही नहीं करता इस सवाल में. बोल रहा है, सॉरी, हाँ अदर्स कांस्टेंट रहना होगा, पर क्वेश्चन में सर स्पेसिफाई किया, ध्यान दीजिएगा. नॉर्मल गुड है, इनकम गिरा है, पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया है. हाँ, अब आपको सोचना है हुआ क्या. एक्सटेंशन ही मानेंगे आप इसको. पर भैया ये तो बकवास बात हो गया. नहीं, सेट्रस पैरेबस को तोड़ रहे हैं. बोल रहा है अगर हम सेट्रस पैरेबस को तोड़ दें तब क्या लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा. बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर बार अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहे. अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ना रहे, इनकम गिर जाए, जेनरिकली क्या होना चाहिए था? नहीं, अब क्या होना चाहिए था? इनकम गिर जाए, नॉर्मल गुड है, डिमांड फॉल करना चाहिए था, नहीं किया. क्या हो गया? क्यूडी बढ़ गया. सो एग्जाम में पूछा गया था, हायर क्वांटिटीज आर बीइंग डिमांडेड इवन विद द फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. व्हाट इज दिस? ऑप्शन में आंसर हो सकता है इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज तो देखिए आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनकम गिरा है. सो इनकम गिरता तो डिक्रीज इन डिमांड क्रिएट करता बिकॉज नॉर्मल गुड है. बट इट इज क्रिएटिंग एन एक्सटेंशन हियर बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट परचेजिंग पावर. So when the purchasing power fell, we should have bought lesser quantities. So maybe there was a law of demand in place which was impacting the extension. So इसीलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ का impact समझना होगा. ये एक MCQ क्वेश्चन में आया हुआ चीज़ है, इसीलिए बात कर रहे हैं. पर ये वही बात है, लॉ ऑफ डिमांड को तोड़ रहा है, मतलब सेट्रस पैरेबस को तोड़ रहा है, पर पूछा गया हुआ सवाल है. सो आई होप ये क्लैरिटी रहे. कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, बोलिए. सॉरी, बोला व्हेन लोअर इनकम पर भी नॉर्मल गुड्स में आप हायर क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं तो पक्का फिर लॉ ऑफ डिमांड का ही इंपैक्ट होगा. तो इसीलिए इसको एक्सटेंशन मानेंगे. व्हेन इनकम फॉल्स द डिमांड शुड फॉल फॉर नॉर्मल गुड्स. सो इफ एनीथिंग इट शुड बी अ डिक्रीज इन डिमांड. इफ दिस वुड बी एन इंफीरियर गुड and then demand increased actually because of it, then I would have called it an increase. अच्छा, ये वाला भी एक्सटेंशन हुआ कि नहीं फिर बताइएगा.
सेम क्वांटिटीज डिमांडेड व्हेन इनकम फॉल्स, प्राइस कांस्टेंट। बोल रहा है क्वांटिटी में चेंज ही नहीं है सर, शिफ्ट कैसे हुआ फिर? हमको बताइए, इनकम गिरा, क्या होना चाहिए था? नॉर्मल गुड है, गिरा नहीं है, कांस्टेंट रह गया, तो भी तो एक्सटेंशन बोला जाएगा। बोल रहा है एक डिटर्मिनेंट काम चेंज हो गया, अब क्या करें? सो द वर्ड दैट यू विल रीड इन द बुक, इट इज रिटन हायर क्वांटिटीज आर बीइंग डिमांडेड एट द सेम प्राइस, दैट इज ऑल्सो एक्सटेंशन। Higher quantities are being demanded at the same price because other factors made the demand go down, but relatively you are still buying the same commodity, so that is also called extension. Clear है? वापिस आते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो प्राइस एंड अदर फैक्टर्स, बोलिए ना जी, विद अ चेंज इन सम डिटर्मिनेंट। पर अगर आज हमको बताइए इनकम गिरा है मेघना, तो डिमांड क्या होना चाहिए था? पर आप तो सेम क्वांटिटी कर रहे हैं। हाउ इज इट दैट द डिक्रीज इन इनकम इज मेकिंग यू बाय द सेम कमोडिटी? इट इज नॉट एन इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जी, तब तो आपका डायरेक्ट आंसर देते ना, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड। प्राइस बोल रहा है इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, बोल रहा है इनकम के गिरने के बाद आपका डिमांड क्यों नहीं गिरा? There would be some other factor in available. एक्सिस पे आप बताइए, ये तो मूवमेंट शिफ्ट पे है, एक्सिस पे आप डिमांड लिखते हैं कि क्यूडी लिखते हैं? तो चेंज तो आपका हमेशा क्यूडी के पर्सपेक्टिव से ही आएगा। नहीं, ये मानेंगे कि प्राइस में चेंज था, उसी की वजह से ये नया डिमांड हुआ है, क्योंकि दाम गिरने के बाद भी आपका डिमांड गिरा क्यों नहीं? एब्सोल्युटली नहीं, तो फिर अब इंफीरियर हो सकता है, इनएक्सपेंसिव हो सकता है, वहां तो इनकम बढ़े गिरे तो डिमांड कांस्टेंट ही रह जाता है। सो प्लीज बी केयरफुल विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली। एक बार ये देखिएगा, प्राइस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, अदर फैक्टर्स में शिफ्ट होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है। डायग्रामेटिकली अगर इनको डिफरेंशिएट किया जाए, इसी डिमांड कर्व पे आप दिखाएंगे, ये प्राइस है सर, ये है क्वांटिटी, प्राइस बढ़ गया, P से P1 हो गया, तो क्वांटिटी आप देखिए Q से Q1 हो गया, यहाँ से P2 हुआ तो क्वांटिटी भी बढ़ गया। ये जो आप डाउनवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं, ये एक्सटेंशन कहलाएगा, और ये जो अपवर्ड मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। और इधर ही कोई भी कारण की वजह से प्राइस छोड़कर अगर डिमांड में चेंज आए राइटवर्ड, तो ये इंक्रीज है, और अगर लेफ्ट में आए तो ये डिक्रीज है। हाँ, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रिश बता रहा था, बोल तो रहे हैं आप इंक्रीज डिक्रीज, पर मत भूलिए एक्सिस में QD ही लिखना है, ये डिमांड नहीं बन जाएगा। बस बोलते समय ये इंक्रीज इन डिमांड बोला जाएगा और ये डिक्रीज इन डिमांड बोला जाएगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? पर अगर बोल रहा है कि अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं सर, यहाँ पर तो है ना, में जवाब दीजिए प्राइस कांस्टेंट बोल के ऐसा कर रहे हैं। ये देखिए, वहां तो आपको बोला नहीं प्राइस कांस्टेंट है, इनकम गिरा है, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए? डिमांड नहीं गिरा। देखिए, चलिए आपका बात मत नहीं, बोल रहे सेम क्वांटिटी है, इनकम गिरने पर आप उतना ही खरीद रहे हैं। क्यों? इनकम का लेफ्टवर्ड शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट क्यों करते हैं आप? एक राइट में या लेफ्ट में डिमांड आता है ना, नहीं आ रहा है, आपका क्या होना चाहिए था? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना चाहिए था ना। आप उसी दाम पर 10 लेते थे, अब आप उसी दाम पे 5 ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, आप उसी दाम पर अब 10 ही ले रहे हो, तो कोई तो कारण होगा जो आपकी डिमांड को चेंज नहीं किया। शिफ्ट की मतलब का मतलब क्या है? कोई तो एक यहाँ बढ़ा या गिरा, बोल रहे नहीं हुआ चेंज, तो नया कर्व ही नहीं आया। अब जब नया कर्व नहीं आया तो क्या कारण हो सकता है? उसी कर्व में तो मतलब मूवमेंट और शिफ्ट ही हो सकता है ना, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ही हो सकता है, शिफ्ट तो नहीं हो सकता। फिर बोले क्लियर है? अगर आप यहां पर देखिए, इसके बाद एक बनता है आपका सवाल, लॉ ऑफ डिमांड, 6 मार्क क्वेश्चन। प्लीज अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ राइटिंग द आंसर, स्टेट द लॉ।
assumptions क्या है? अदर फैक्टर्स, 5 या 6 लिखिएगा, सारा मत लिखिएगा। फिर क्या आता है सर? फिर आप लिखेंगे कि डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल बोथ इंडिविजुअल एंड मार्केट। अपने वर्ड्स में अमृता आप हमको बता पाएंगे व्हाट इज अ डिमांड शेड्यूल? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड is called the demand curve, again both individual and market। फिर जाकर पूरा पैराग्राफ में नहीं, आप बस 2 रीजंस दे दीजिएगा फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। वो हम लोग अभी बात करेंगे, घबराइए मत। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? शेड्यूल देना है और वो भी देना है आपको अक्षर नंबर्स विद इमेजिनरी ए बी सी एंड मार्केट, तब जाके आपका आंसर होगा। देखिए 6 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेंदी होगा। जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें आपकी खटनी ज़्यादा है, इसीलिए बोल रहे हैं मॉडल आंसर लर्न करके जाना बेटर है। सोच सोच के लिखेंगे पेपर नहीं कंप्लीट होगा। तो इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, लंबा आंसर है, फटाफट लिखना होगा। यहीं पे अगर हमसे पूछे अच्छा विच स्टेज टू प्रोड्यूस एंड वाई, इतना लंबा आंसर नहीं है। वाई इज द एसी कर्व फ्लैटर देन द एबीसी कर्व, लंबा आंसर नहीं है, टेक्निकल आंसर है। पर व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? 6 मार्क का क्वेश्चन में 2 पन्ना गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस विल आर इजियर एंड इजियर टू प्रिडिक्ट ऑल्सो, बट राइटिंग देम विल टेक मोर टाइम, सो यू हैव टू कंसिडर दैट व्हाइल डूइंग द पेपर। चलिए, तो यहां पर थे हम लोग। अब एक काम करते हैं, इनका डिस्कशन अलग से करते हैं। तो ये चीज जैसे है हम लोग का इधर, इसको कॉपी करते हैं, सॉरी, और इसको अगला पन्ना पे लेके जाते हैं। शो ऑफ कर रहे हैं थोड़ा। सो ये सारा जो आपका अदर फैक्टर्स था हमारा, इसमें आप देखिए इनकम में पहला पॉइंट, इसके 3 पार्ट बनेंगे। एक तो आपका नॉर्मल गुड्स, देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। फिर आता है आपका इंफीरियर गुड, फर्स्ट सुनिए, फर्स्ट डायरेक्ट देन इनवर्स, वेरी गुड, लाइक अ बैकवर्ड बेंडिंग, अभी बनाएंगे हम लोग डायग्राम, देन इनवर्स। और अगर पॉसिबल है सर मैम आप एक बार बुक पढ़े, ये बात वो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज कमोडिटीज के लिए भी बोलते हैं कि इनिशियली बढ़ता है उसके बाद कांस्टेंट होता है। सो फर्स्ट डायरेक्ट देन कांस्टेंट। तो फिर इसका डायग्राम तीनों का आपको बुक में मिलेगा कैसा? एक्सिस पे क्या है निहाल? QD, Y है, इनकम है। स्नेहा नहीं, ये डिमांड कर्व नहीं है सर। QD एक्सिस में तो क्वांटिटी डिमांडेड जाएगा, यहां इनकम होगा। याद रखिए हम आपको सिखाए थे Y एक्सिस पे होता है रीजन और X एक्सिस पे होता है रिजल्टेंट। यहां पर प्राइस में परिवर्तन देख रहे हैं कि इनकम में? इनकम में। तो नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। अब बुक में ये लोग क्या किया है, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ऐसा बनाया है, पर ओरिजिनली वो जहां पर जाकर ऐसा स्ट्रेट होता है। तो आप जब बनाइएगा तो ये वाला नहीं बनेगा। हाँ, अलग अलग बोला तो अलग अलग बना दीजिएगा। अगर एक में बनाने बोला, अगर स्पेसिफिकली शो इन वन डायग्राम, तो अपने को दोनों आना चाहिए। स्नेहा थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर से मिटा रहे हैं इसको। अब हमको बताइए, अगर आपको बोले विद द हेल्प ऑफ अ डिमांड कर्व शो द चेंजेस इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस एंड प्राइसेस आर कांस्टेंट, तो बताइए कैसा डायग्राम बनेगा नॉर्मल गुड्स का?
बहुत ही इंपॉर्टेंट और करेक्ट आंसर है। हमसे क्या पूछा? डिमांड कर्व पे चेंज। डिमांड कर्व के लिए एक क्राइटेरिया जरूरी है, आप अभी बोले थे, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, नहीं, डिमांड कर्व, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो एक्सेस पे हाँ या ना जवाब दीजिए, प्राइस क्वांटिटी होना होगा। जो प्रीवियस डायग्राम हम लोग बनाए थे उधर एक्सिस में क्या था? वो डिमांड कर्व नहीं है, वो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड है। तो अगर हमको एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, तब हमको कौन सा डायग्राम बनाना है? ये रहा सर। वो अगर हमसे पूछते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो द चेंजेस इन द डिमांड कर्व व्हेन द इनकम इंक्रीजेस एंड इट इज अ नॉर्मल गुड, rightward shift of demand. What happens if there is a change in income of the consumer on the demand curve? This is not a demand curve. None of them are demand curves because the axis is price, income and quantity demanded. For it to be a demand curve, price of the commodity and quantity of the same commodity have to be on the axis. So अगर आपसे पूछे what is the change in demand due to a income increase for inferior goods, इंक्रीज इंफीरियर गुड्स हुआ, इनकम बढ़ा है, इंफीरियर गुड है, हाँ नहीं, लेफ्ट होगा। गंदा क्वालिटी का सामान सर आप कम खरीदेंगे फिर, है ना, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑफ डिमांड होगा। पर आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? सर यही डिफरेंस है इनकम ऑफ द कंज्यूमर का चेंज और इनकम इफेक्ट का चेंज। एक अपना प्राइस का बात करता है, एक अपना क्वांटिटी पे बात करता है, और एक दूसरा अदर डिटर्मिनेंट का। जैसे ही आप ये समझ जाएंगे कि हाँ ये डिमांड कर्व नहीं है, आपको रियलाइजेशन होगा कि डिमांड कर्व एकमात्र हमेशा एक ही होता है, प्राइस क्वांटिटी का रिश्ता जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व जीवन में है। हाँ कुछ एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व्स भी होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। पर डिमांड कर्व का नेचर बनने के लिए लॉ ऑफ डिमांड अगर पूरा हो रहा है तो वो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। फॉर इट टू, दिस इज व्हाट, दिस इज इनकम एंड डिमांड का रिलेशनशिप, दिस इज नॉट द चेंजेस इन द डिमांड कर्व। प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दिस। नेक्स्ट सवाल पे अगर आए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आई थिंक इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पॉजिटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो राइटवर्ड शिफ्ट, नेगेटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मैम दो पार्ट में डिवाइडेड है, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट का स्पेलिंग हमेशा ही गलत करते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट्स। क्रिश क्योंकि आप गलत बोले हैं, हम आपको दो डायग्राम दे रहे हैं, आप हमको बताइए ये वाला क्रिश कौन सा रिलेशनशिप है और कौन सा शिफ्ट की कैटेगरी में जाना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर है प्राइस ऑफ टी और यहां पर है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। टी यहां पर है प्राइस ऑफ टी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी। अब अगर आपको याद है, नहीं है तो कोई बात नहीं, रीजन नहीं रखे 6 घंटा का आपको याद दिलाने के लिए। अगर एक सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ता है तो छोड़कर दूसरा वाला लोग भाग जाता है उधर। सो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ठीक है, फॉर सब्स्टिट्यूट्स। कंफ्यूज लगे आप हमको? अगर सोचिए ये दो प्राइस है, एक सब्स्टिट्यूट का दाम कम हो जाता है तो ये बेचारा लोग का डिमांड कम हो जाता है। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस में चेंज होता है, ये बढ़ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, यहां से छोड़कर ये वाला का डिमांड बढ़ जाता है। तो एक होता है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब ये देखिए यहां क्या हुआ होगा वो आप हमको बताएंगे। प्राइस ऑफ किसका चेंज हुआ है? देखिए टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, इतना तो आप समझते हैं।